हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमें पता है, हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चालू की थी जो कि है लेटेस्ट एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत, राइट। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है जो कि था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम थोड़ा रिकेप करें तो बोल सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों देखा हमने और क्या था उस चैप्टर के अंदर। तो उस चैप्टर के अंदर ये था कि सिंस कंपनी रूल जो था उसका ड्यूरेशन हमने देखा था 1773 टू 1858। तो कंपनी रूल्स के अंदर जो वेरियस एक्ट एंड प्रोविजंस लाए गए, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, फिर हमने अमेंडमेंट एक्ट देखा, देन पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर कंटिन्यू हमने चार्टर एक्ट देखे, राइट। तो उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस प्रोविज़न उनमें से लिए गए, वो देखा। फिर जैसे ही 1858 का रिवोल्ट होता है तो क्राउन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरथ्रो कर देता है और डायरेक्ट कैप्चर कर लेता है पावर। डन, यानी कि इंडिया के ऊपर डायरेक्ट गवर्नेंस रूल देखने को मिलता है जो कि ब्रिटेन का होता है। तो वो हमने देखा 1858 से लेकर 1947 यानी टिल इंडिपेंडेंस उनके द्वारा भी वेरियस एक्ट लाए जाते हैं और वो एक्ट के थ्रू वो क्या करते हैं, हमको गवर्न करते हैं। अब यही सारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इन्हीं का यूज़ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस प्रोविजंस डाले गए थे, जिसके अंदर से हमने लास्ट टाइम जो बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके अंदर से हमने मेजोरिटी प्रोविजंस लिए हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि हम आगे देखेंगे, राइट। तो उसी के साथ आज हम हमारे सेकेंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर के अंदर जनरली हम क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ सब टॉपिक हम देखेंगे, जैसे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी कमेटी थी, कुछ मेजर कमेटीज़ भी थी जैसे 8 नंबर्स ऑफ देखेंगे, कुछ माइनर कमेटीज़ भी थी। डन। फिर कैसे डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसकी डिमांड कैसे ओरिजिन होती है, कौन रोल प्ले करता है। डन। उसके कंपोजिशन क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, फिर कैसे वर्किंग करती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वेरियस कमिटीज़ कौन कौन सी होती है। डन। फिर वो कमेटी बना के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म किया जाता है, कितना ड्यूरेशन लगता है ना। और साथ ही साथ फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे। डन। तो ये सारी चीज़ें इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हो। सबसे पहला हम टॉपिक की बात करें तो डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब हमें पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, इनेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेगी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करने के लिए बॉडी बनाई जाएगी तो उससे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब उसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसका आइडिया सबसे पहले 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने दिया था। डन। तो एम.एन. रॉय जी जो थे इन्होंने इसका आइडिया दिया था 1934 के अंदर। डन, पहली बार। अब साथ ही साथ में क्या होता है, एक साल बाद यानी 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी कि भाई हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो क्या करेगी, फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। डन। तो 1934 के आईएनसी ने अपनी डिमांड रखी थी। अब 1938 के अंदर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के लीडर्स, तो आईएनसी की तरफ से डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्रेम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होंगे। और वो कौन बनाएगी, वो जो बॉडी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी जिसको इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी हम पढ़ चुके हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, यानी इन शॉर्ट वोट के थ्रू जो बॉडी चूज़ की जाती है तो उसको बोलते हैं इलेक्टेड बॉडी थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किया आईएनसी की तरफ से कि भाई हम हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाएंगे जो कि क्या होगी, इलेक्टेड होगी एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू और इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिला। 1938 फिर डिमांड एक्सेप्ट की गई ब्रिटिश के द्वारा। 1940s का जो अगस्त ऑफर लेके आए थे ये लोग, तो 1940s की जो अगस्त ऑफर थी उनके अंदर इन्होंने मोर और लेस इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। और इन्होंने क्या कहा, 1942 के अंदर जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे कैबिनेट, उन्होंने कहा कि हम फ्रेम करेंगे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉर्मेशन किया जाएगा। बट कब किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1939 से 1945 तक है ना वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिलती है जिसके अंदर ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन करने के लिए एक
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, डन, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। बट यही डिमांड जो है वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट की। क्यों? क्योंकि हमें पता है मुस्लिम लीग जो है ना वो इंडिपेंडेंस सेपरेट है ना पाकिस्तान की मांग करती थी, और जनरली ऐसे कोई भी रिजोल्यूशन होते थे जो कि क्या इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली, पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरा ओवरऑल इंडिया भारतवर्ष के लिए, यानी अभी हम बोल सकते हैं साउथ एशिया बोल सकते हैं, जिसके अंदर इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ भी होती है, उन सब के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जनरली मुस्लिम लीग जो है ना वो क्या करते थे, अपोज करते। साथ में फाइनली एक कैबिनेट मिशन प्लान वो सेंट, कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो क्या करता है, एक कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक स्कीम होती है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना उसकी है ना फॉर्मेशन की बात की जाती है, और इस तरीके से उसके फॉर्मेशन की बात की जाती है जो कि मोर और लेस जो है ना मुस्लिम लीग को भी सेटिस्फाई करती है, राइट। तो उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि मोर और लेस क्या कहते हैं मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट कर सके, इस तरीके के प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, डन। तो ये पहला टॉपिक था। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जनरली डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो कहाँ से निकल गई। फर्स्ट डिमांड एम एन रॉय ने की, फिर आईएनसी ने की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर जवाहरलाल नेहरू ने कैसे रिजोल्यूशन पास किए, है ना, फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे अगस्त ऑफर 1940s के थ्रू उसको एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ 1942 के अंदर जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन के थ्रू कैसे उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद करेंगे, और साथ ही साथ कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके थ्रू किस तरीके से मुस्लिम लीग को भी एक्सेप्ट कराया गया, ऐसे प्रोविजंस ला के, डन। तो ये फर्स्ट सब टॉपिक। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कंपोजिशन का मतलब क्या था? कंपोजिशन का मतलब पार्ट हो गया, उसके पार्ट हो गया, ऑर्गन्स हो गए। तो कंपोजिशन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो सबसे पहले क्या होता है, कब बनाई गई? तो भाई नवंबर 1946 के अंदर बनाई गई, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1945-46 के समथिंग, तो उसी के अंदर नवंबर 1946 के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाती है। अब इसका काम क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया, डन। अब इसके अंदर कुछ हम कॉन्स्टिट्यूंट की बात करेंगे। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, स्ट्रेंथ मतलब टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशीट कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 296 जो है ना वो ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 थी वो जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी थी, राइट। अब ये जो 296 जो ब्रिटिश इंडिया की थी, इसमें से 292 मेंबर जो थे ना वो 11 जो गवर्नर की प्रोविंस हुआ करती, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, गवर्नर की 11 प्रोविंस हुआ करती थी, इसके अंदर से लाए गए थे। और 4 जो है फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लाया गया था, 1 फ्रॉम ईच मेंबर, डन। अब हमने पहले ही डिस्कस कर चुके 11 गवर्नर प्रोविंस कौन कौन सी थी, जैसे कि हम बात है सेंट्रल प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, है सिंध हो गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया। तो ये सब क्या थी? 11 प्रोविंसेस देखने को मिलती। तो इनके यहाँ से 296 में से 292 मेंबर यहीं से थे, और 4 जो बचते हैं वो चीफ कमिश्नर जो थे उनकी प्रोविंस से थे, 1 फॉर ईच, ये कंपोजिशन। साथ ही साथ आप देखोगे कि प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट अलॉटेड द सीट इन द प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, डन। तो जो प्रिंसली स्टेट थे और साथ ही साथ प्रोविंस थी चीफ कमिश्नर की, तो वहाँ पे जनरली आप देखेंगे मोर और लेस तो उनके प्रपोजन्स के हिसाब से सीट जो है ना उनको अलॉट की गई थी। जनरली 1 सीट फॉर एवरी मिलियन, यानी 10 लाख लोगों पे हर एक सीट देखने को मिलती थी। शीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड। अब जो ब्रिटिश प्रोविंस थी, ब्रिटिश प्रोविंस, तो ये ब्रिटिश प्रोविंस जो थी इनको जो सीट अलॉट की गई थी ना उसको मेन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी के अंदर इन लोगों ने डिवाइड किया था। यानी डिवाइड एंड रूल कम्युनल इलेक्टोरेट वाली चीज़ें तो इन्होंने कंटिन्यू की थी, जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और जनरल प्रोविंस, इन 3 पार्ट में उन्होंने प्रॉपर डिवाइड किया था इसको। साथ ही साथ कम्युनल इलेक्टोरेट था, वो बेस था इनका इलेक्ट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। कम्युनल इलेक्टोरेट जैसे हमने बात की, कम्युनल इलेक्टोरेट जो है ना वो कंटिन्यू रखा था इन्होंने, डन। कम्युनल इलेक्टोरेट इनका कंटिन्यू था। उसके अंदर है ना इन्होंने क्या किया था, कम्युनल इलेक्टोरेट के अंदर जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि सिख प्रोविंस है तो वहाँ से सिख कैंडिडेट ही कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, और उसको चूज़ करेंगे सिख कैंडिडेट, चूज़ करेंगे ना वो भी सिख पीपल ही होंगे ओनली। यानी इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं लोग, रिलीजियस के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। वो चीज़ें 1909 के अंदर हमने देखी थी, जो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को कम्युनल इलेक्टोरेट लिया था, लास्ट टाइम एक देखे थे उसके अंदर, उसी को इन्होंने कंट्रोल किया। और साथ में ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हैं, तो इसको हम ग्रेट डिटेल में देखेंगे जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करेंगे, है ना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको ग्रेट डिटेल में देखेंगे। ये एक सिस्टम होता है वोटिंग करने का और इलेक्ट करने का, डन। तो उस सिस्टम का यूज़ किया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर।
ये सिस्टम का फॉलो, ये सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को का यूज़ किया जाता। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो हम बोल सकते हैं कि पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, राइट। मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर थे उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी, हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइजी। तो प्रोविंशियल असेंबली जो थी उसके मेंबर लिमिटेड फ्रेंचाइजी, यानी कि सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं था, उन्होंने इलेक्ट किया। और ये प्रोविंशियल मेंबर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर थे उनको इलेक्ट किया था। हम बोल सकते हैं पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बोल सकते हैं। अब बात करें इलेक्शन जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, वो जुलाई और अगस्त के अंदर देखने को मिलते हैं हमें 1946 के अंदर। अब इस इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ था, हमने देखा था 389 सीट थी, जिसमें से 208 की बात करें तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस अलोन जीतती है और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और स्मॉल ग्रुप थे इंडिपेंडेंट हो गया, उनको रिमेनिंग 15 सीट हो गया, ऐसी देखने को मिलती है। तो ये इलेक्शंस का रिजल्ट है, 208 आईएनसी को, 73 मुस्लिम लीग को और इंडिपेंडेंट जो थे उनको 15 सीट देखने को मिलती है। साथ ही साथ असेंबली जो है ना, अब हम देखेंगे तो जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके अंदर मोर और लेस आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी देखने को मिलता है। जैसे कि आप ले लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, SC ST वुमेन एट्सेट्रा, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट महात्मा गांधी नहीं थे, रिमेंबर। तो ये क्या इन शॉर्ट हो गया, हमको कंपोजिशन देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं 2016, 17, 18 में देखेंगे आप तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़े। डन। हम चलते हैं फर्दर। अब फर्दर चलेंगे तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डन। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये टॉपिक है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बना दी, डन। उसका आइडिया कैसे आया हमने देखा, उसके कंपोजिशन क्या थे वो हमने देखे। अब हम क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क कैसे कर रही थी और उसकी मीटिंग्स कब क्यों। तो फर्स्ट मीटिंग हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो कि 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या है, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बायकॉट किया था, और वही उनकी जो सेपरेट स्टेट की मांग थी उसको उन्होंने फर्दर एनहांस किया। डन। और ये जो फर्स्ट मीटिंग थी इसको 211 यानी कि 211 मेंबर ने अटेंड किया था। डन। 211 मेंबर ने अटेंड किया था। अब बात करें इसको प्रिजाइड किसने किया था, अगर टेम्परेरी लेवल पे हम बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है ना असेंबली का नॉमिनेट किया गया था। टेम्परेरी क्यों, क्योंकि ये ओल्ड एज थे इसीलिए टेम्परेरी प्रोविज़न। उसके बाद लेटर जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। डन। तो इलेक्शंस के थ्रू कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे असेंबली के, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हमको देखने को मिलते हैं असेंबली के, जो कि थे SC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचार्य। तो ये 2 वाइस प्रेसिडेंट, यानी हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे और एक प्रेसिडेंट थे इलेक्टेड। डन। अब साथ ही साथ क्या आता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ना, वो एक ऐसा रिजोल्यूशन था जो कि दिसंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, जिसको हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोला गया था असेंबली के अंदर। देन उसके बहुत सारे प्रोविज़न्स देखने को मिलते हैं जो कि हम बोल सकते हैं बहुत ही फंडामेंटल थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के लिए। डन। तो ऐसे कुछ प्रोविज़न थे ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के अंदर नेहरू ने पास किए थे, और वही प्रोविज़न हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इम्बाइब किए थे। और ये जो था रेजोल्यूशन उसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा जनवरी 22, 1947 के अंदर, जिसने मैं बोला था ना जो कि बहुत ही फाउंडेशन था, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल थे हम देखेंगे तो जिसने शेप किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलॉन्ग विथ आवर प्रीएम्बल्स है। तो कुछ हम इसके प्रोविजंस देख लेते हैं, जैसे कि असेंबली ने डिक्लेयर किया था इंडिया को फर्म एंड सोलेम टू प्रोक्लेम इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक एंड ड्रॉन इज पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आप प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल के अंदर भी ये लाइन साफ लिखी गई कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन स्टेट है, वो क्या है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और उसकी पावर जो है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग बीन सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया
इनटू सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो आइडिया है कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू ने पास किया था ना दिसंबर 1946 उसके अंदर से देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो और कौन कौन से प्रोविज़न्स थे इसके। तो दूसरे प्रोविज़न की हम बात करें तो थे क्या कि भाई ब्रिटिश इंडियन जो स्टेट थे, अब पता है हमारे यहाँ पे 3 भागों के अंदर डिवाइड किए थे इन लोगों ने स्टेट्स को। एक तो ब्रिटिश इंडियन जो प्रोविंसें थी 11 नंबर हमने देखा, दूसरी हाई कमिश्नर थे और तीसरे प्रोविंशियल क्या थे, हाई कमिश्नर थे, और दूसरा कौन से थे, प्रिंसलेस स्टेट थे, है ना। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड किया था। ये सारी टेरिटरी जो है ना वो सोवरन होगी और इंडिया का पार्ट होगी। ये भी उसका एक रिजोल्यूशन का ही एक प्रोविज़न देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसने ये भी बोला कि ऑल पावर और अथॉरिटी जो है वो सोवरन की इंडिपेंडेंट इंडिया के पास ही होगी। उसके कोई भी पार्ट हो गए, उसके कोई भी ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट का, वो सब लोगों से ही डिराइव की गई, यानी कि पीपल्स आर द सोवरन। तो इंडिया जो है उसकी उसकी जो टेरिटरीज देखने को मिलती है ना, कोई भी पार्ट देखने को मिलता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनकी जो पावर जो है ना वो डिराइव की जाएगी लोगों से। और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी यही है, रूल ऑफ द पीपल। तो वही चीज़ें इस रिजोल्यूशन में भी देखने को मिली थी, जिसको इंटर्न हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिया था। ठीक है, साथ ही साथ हो गया हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। जो प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे हम आगे उसके अंदर देखेंगे तो जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें है ना इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के अंदर देखने को मिलती है कि पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड द जस्टिस ऑफ social justice, economical and the political justice, equality of status of opportunity and equality of law, freedom of thought, expression, worship, vocation, training, association and the action, morality. So these are the values हो गया which are imbibed in the preamble and our constitution, which more or less derive from the objective resolution. तो इसी objective resolutions के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये भी प्रोविज़न थे कि सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है किसको, माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस हो गया, ट्राइबल्स हो गया, SC STs हो गया, डिप्रेस क्लास हो गया, इन सब लोगों को क्या करना है, एक सोशल सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिकल सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करना है। और इसी के लिए हम देखने को मिलता है SC STs के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमें देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के कुछ पार्ट थे, प्रोविज़न्स थे, और यही प्रोविज़न हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब किए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के प्रोविज़न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखा था, जो लास्ट एक्ट था इनका कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसके थ्रू इन्होंने कुछ चेंजेस भी करे थे। अब ये चेंजेस क्या थे वो सब देख लेते हैं। चेंजेस मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, सबसे पहले कि द असेंबली वॉज मेड फुल्ली सोवरन बॉडी। डन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो कि पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, उसको क्या बनाया, एक फुल्ली सोवरन बॉडी बनाया। सोवरन का मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी। आउटर इन्फ्लुएंस किसी का नहीं देखने को मिलेगा इस बॉडी पे। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ अ सोवरन नेशन, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, डन। तो वेस्टर्न प्रेशर हम पे इमेंस देखने को मिला वेस्टर्न वर्ल्ड का, यानी कि यूरोपियन कंट्री यानी यूरोपियन यूनियन हो गया, USA हो गया, इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला, प्रेशर देखने को मिला हम पे कि हमको अपोज करना चाहिए रशिया का जो एग्रेशन है। पर हमने नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम वी आर सोवरन नेशन। रशिया हमारा क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। सिंस 1971 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तब से देखने को मिला। इसीलिए नहीं किया, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हम सोवरन नेशन है, इसीलिए हमारे डिसीजन हम इंडिपेंडेंटली लेते हैं। तो ये जो बॉडी बनाई गई थी 1947 के एक्ट के थ्रू, ये फुल्ली सोवरन बॉडी थी, डन। और साथ ही में एम्पावर द असेंबली हो गया टू अल्टर द एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। और साथ ही साथ ये जो लॉ था वो क्या करता था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी इंडिया के लिए लॉ पास किए गए, है ना, जो भी लॉ मेड बाय द इंडिया हो, तो वो लॉ जो है ना उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है इस बॉडी के द्वारा। साथ ही असेंबली हैविंग द 2 फंक्शंस दिए गए थे इसको, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा ऑर्डिनरी लॉ बनाना कंट्री के लिए, जैसे अभी पार्लियामेंट बनाती है ना। तो ये 2 फंक्शन इसको दिए गए थे, याद रखना। अब इसको चेयर किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब देख 2 रोल दिए गए थे इसको, राइट।
जब ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क करती थी तो इसको प्रिजाइड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डन। बट जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी, तब इसको प्रिजाइड करते थे जीवी मावलिंकर। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जीवी मावलिंकर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह काम करेंगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जीवी मावलिंकर जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। डन। और मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। डन। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट मांग थी उनकी, पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की मांग। एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली जो है ना 299 देखने को मिलती है। शुरुआत में 389 थी, अब 389 से मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर लिया तो 299 देखने को मिलती है, जो कि ओरिजिनली फिक्स की थी 1946 के अंदर 389, पर मुस्लिम लीग ने जो विड्रॉ किया तो 299 देखने को मिलती है। साथ ही साथ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस हो गया वॉज रिड्यूस फ्रॉम 296 हो गया टू 229 हो गया, एंड दोज द प्रिंसलेस स्टेट फ्रॉम 93 टू 70। डन। तो स्ट्रेंथ जो थी इंडियन प्रोविंस की उसको 229 कर दिया गया 296 से, ठीक है। और जो प्रिंसलेस स्टेट थी उनको 93 से 70 हुआ। यानी इन शॉर्ट हो गया ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं या अपने आप को क्या कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो ये स्ट्रेंथ जो है ना वो मोर और लेस चेंज होती जाएगी, आप देखेंगे। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था 1947, उसके थ्रू ये सारे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ अदर फंक्शंस भी देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसे रेटिफाई द इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ हो गया इन मई 1949। तो कॉमनवेल्थ ऑफ ग्रुप था जो कि किसने बनाया था, ये ब्रिटेन ने बनाया था। ये जो भी हमारी अर्स्टवाइल कॉलोनीज थी तो वो अगर इस कॉमनवेल्थ जो है ग्रुप का पार्ट रहना चाहती है तो वो रह सकती है वॉलंटरीली। तो हमने इसको रेटिफाई करने के लिए जो बॉडी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसी ने इसको रेटिफाई भी किया। साथ ही साथ इसने क्या है, नेशनल फ्लैग हमारा है ना, ट्राई कलर फ्लैग, बीच में अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, अशोक चक्र देखने को मिलता है, सॉरी। तो ये जो नेशनल फ्लैग है वो जुलाई 22 1947 के अंदर एडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम जो है वो जनवरी 24 1950s के अंदर देखने को मिला, एडॉप्ट किया इन्होंने। और नेशनल सॉन्ग जो है हमारा वो जनवरी 24 1950s के अंदर एडॉप्ट किया गया। साथ ही साथ इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950s के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थे ना, अब पूरा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अब ये क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। तो इसके अंदर टोटल है ना 11 सेशंस देखने को मिलते हैं, 11 सेशंस देखने को मिलते हैं। ये 11 सेशंस जो है ना, यहाँ सैंक्शन नहीं आएगा, सेशन आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक है। तो 11 सेशंस देखने को मिलते हैं जो कि 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लिया था। तो ओवरऑल टाइम कितने सेशंस हुए ऐसा पूछे तो 11 सेशन हुए। कितना टाइम ड्यूरेशन लिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए, तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए 60 कंट्रीज जो थी ना उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उनको पढ़ा गया था और ड्राफ्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया 114 दिन, मोर लेस 114 दिन हो गया ड्राफ्ट करने में, 114 दिन लगे थे। और 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के गो थ्रू करके फिर बनाया गया था। टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे 64 लाख हो गया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लगे थे, जो कि अभी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, 64 लाख रुपीज़ लगे थे। अब जनवरी 24 1950 है, 50 जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो गया हैड इट्स फाइनल सेशन। डन। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसका फाइनल सेशन हमें देखने को मिलता है। डन। ओके। तो फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का 1950 को 50 राइट, जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, जनवरी 26 1950 यानी 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड हम देखते हैं कि ये जो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है। बट यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना, डिज़ोल्व इन द सेंस उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रोल है वो पूरा हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। बट यही जो बॉडी है एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती है ऑफ इंडिया टिल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52। यानी फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब तक 51-52 के नहीं होते तब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम करती है। डन। तो ये कुछ अदर फंक्शन भी देखने को मिलता है हमें किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। डन। अब हमने जैसे बात किया था कि भाई अब ये जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो इसके अंदर बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती। उनके नाम थे अलग अलग, है ना।
और साथ ही साथ उनके कुछ चेयरमैन भी बनाए गए, मेंबर्स भी थे। डन। अब ये जो कमिटीज़ थी ये दो टाइप की थी मेजरली, एक मेजर कमिटीज़ देखने को मिलती है और एक माइनर कमिटीज़ देखने को मिलती है। टू टाइप्स इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, जिसमें से वो मेजर कमेटी वो 8 नंबर्स ऑफ मेजर कमिटीज़ देखने को मिलती है। कौन कौन सी थी ये 8 नंबर ऑफ मेजर कमिटीज़, तो हम देखते हैं। सबसे पहली जो थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे यानी इनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इन सब के अपने अपने फंक्शन थे। जैसे यूनियन पावर कमेटी हो गया, यूनियन लेवल पे जो पावर शेयरिंग है पावर को एक्सरसाइज हो गया, वो जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तो अगेन जवाहरलाल नेहरू इनको प्रिजाइड कर। याद रखना ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी कमेटी, उसके जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी अगेन आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल्स हो गया, इसको सरदार पटेल ने प्रिजाइड किया था। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी है फंडामेंटल राइट्स, तो इसकी भी 5 सब कमिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी हो गया, JB कृपलानी इसको प्रिजाइड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। माइनॉरिटी सब कमेटी हो गया, HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया इन आसाम कमिटीज़ सब कमिटीज़ गोपीनाथ बारडोली इनको प्रिजाइड कर रहे थे। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटीज़, और साथ ही साथ लास्ट में एक्सक्लूडेड एंड द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी हो गया। AV ठक्कर इसको प्रिजाइड कर रहे थे, राइट। तो ये एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, इसकी 5 सब कमिटीज़ भी देखने को मिलती। रूल्स एंड प्रोसीजरल कमेटी की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको चेयर कर रहे थे। स्टेट कमिटीज़ हो गया जवाहरलाल नेहरू, देन स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। इन कमिटीज़ के चेयरमैन के नाम आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी UPSC बहुत ही फैक्ट ओरिएंटेड भी होती जा रही है अनलाइक अर्लियर। तो आप ये 8 कमेटीज़ और उनके चेयरमैन याद रखें। तो ये थी सारी मेजर कमेटी जो कि 8 नंबर्स ऑफ देखने को मिलती है। अब कुछ माइनर कमेटीज़ की बात करते हैं, जो कि इन एंड अराउंड 13 कमेटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ कमेटी है जो हमने स्पेसिफाई की इधर, जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर कर रहे थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी हो गया, तो अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर हो गया, उसको प्रिसाइड कर रहे थे। हाउस कमेटी हो गया, तो B पट्टाभी सीतारमैया चेयर कर रहे थे। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, GV मावलेंकर। कौन थे GV मावलेंकर? जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज ए ऑर्डिनरी पार्लियामेंट की तरह ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी तब उसको प्रिसाइड कर रहे थे, हम देख चुके हैं। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और भी बहुत सारी कमेटियाँ थी, टोटल 17 थी, जैसे प्रेस गैलरी कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशंस। तो ये सारी कमेटीज़ थी जो कि क्या थी, माइनर कमेटीज़ देखने को मिलती है, आपको बुक में भी मिल जाएगी, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें। अभी माइनर कमेटी में कुछ स्पेशल कमेटी है जो मैंने यहाँ मेंशन की है, ये आप याद रख सकते हैं, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनर कमेटीज़ देखने को मिलती है। अब ये सारी जो कमेटीज़ थी मेजर और माइनर, इसके अंदर मेजर में हमने एक कमेटी देखी थी 8 में से, जो कि थी ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उसके चेयरपर्सन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछने का फ्यूचर के अंदर चांसेस हैं। तो अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी वो देख लेते हैं हम। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, तो अमंग ऑल द कमेटी द कॉन्स्टिट्यूशन द कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 के अंदर। डन। अब इसको टास्क क्या दिया गया था, प्रिपेयर करने का ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, खाका होता है, यानी कि एक रफ डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं अपने, तो वो प्रिपेयर करना ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। डन। अब इनके कुछ हमने कंपोजिशन देख लेते हैं, जैसे कि 7 मेंबर थे इस कमेटीज़ के अंदर। फर्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज ए चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे। सेकंड N गोपाल स्वामी अयंगर हो गया, ये भी इनके मेंबर थे। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया, ये भी इनके मेंबर थे। फिर डॉक्टर KM मुंशी, ये भी इनके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये भी इसके मेंबर हुआ करते थे। N माधव राव की बात करते हैं तो ये भी इनके मेंबर थे। बट होता क्या है, ये अब इनको रिप्लेस किया गया था, ही रिप्लेस द BL मित्तर हो गया, ठीक है, वो रिज़ाइन हो गया ड्यू टू द इल हेल्थ। तो ये इनिशियली मेंबर नहीं थे N माधव राव, पहले BL मित्तर इनिशियली मेंबर थे, पर उनको उनके कुल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के इल हेल्थ के कारण उनको रिप्लेस करके N माधव राव को बनाया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, TT कृष्णमाचारी, ठीक है। अब ये भी ओरिजिनली मेंबर नहीं थे, ओरिजिनली थे DP खेतान, पर वो उनकी डेथ हुई थी 1948 के अंदर
इसीलिए टी कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया था। डन। तो ये पूरे 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, हर एक मेंबर इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट के 2 जो हैं जिनको रिप्लेस करके बनाया गया था, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसको रिप्लेस करके बनाया गया था, क्यों, ये भी आपको याद रखना है। डन। अब हुआ क्या था, ये सारे मेंबर्स थे, ये सारी चीज़ें देखी हमने। जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसको प्रिपेयर करके पब्लिश किया गया था फरवरी 1948। आपने देखा था 46 के अंदर बनाई गई थी, हाँ ना। और इसका फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था, फरवरी 1948 के अंदर आया था। अब ये ड्राफ्ट आया तो इसको फिर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रख दिया गया था। 8 मंथ का टाइम दिया था डिस्कस करने के लिए ड्राफ्ट को, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस अमेंडमेंट्स करने हैं उसको प्रपोज करने के लिए। कंसिक्वेंटली क्या देखने को मिलता है, फिर अब वो सारे अमेंडमेंट जो भी ड्राफ्ट के अंदर पब्लिक ओपिनियन लेना था, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके लास्ट में सेकेंड ड्राफ्ट इसका पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को। डन, फाइनल ड्राफ्ट। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ना टुक लेस देन 6 मंथ हो गया टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट, लेस देन 6 मंथ टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। इन ऑल इट्स सेट ओनली फॉर 141 डेज। तो ये ड्राफ्ट है उसके डिबेट डिस्कशन इन सब चीज़ करने के लिए 141 डेज तक ये क्या हुई थी, सीट होती है। डन। तो ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल नॉलेज। डन। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या देखा। तो हमने सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हमने इन शॉर्ट क्या देखा कि पहले हम देख चुके हैं कि क्या क्या फाउंडेशनल चीज़ें थी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने इम्बाइब की। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि बनाया कैसे गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एस्टेब्लाइज की गई, यानी किसने एस्टेब्लाइज की, किसने उसमें रोल प्ले किया। डन। साथ ही साथ में उसके कंपोजिशन क्या थे, कितने मेंबर थे, कौन सी पार्टी से कितने मेंबर इलेक्ट होके आए थे, किस किस की रिप्रेजेंटेशन थी। साथ ही हमने वर्किंग देखी इसकी कि भाई कौन इसके प्रेसिडेंट थे, कौन एडहॉक बेसिस पे बनाए गए थे, इनिशियल लेवल पे टेम्पररी, फिर कौन परमानेंट प्रेसिडेंट थे, और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे। डन। कब इसकी फर्स्ट मीट हमें देखने को मिलती है, 9 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था नेहरू ने पास किया था 1946, तो उसके अंदर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई थी, है ना, इसके अंदर। साथ ही साथ चेंज मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के थ्रू इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंज किए गए, वो सारी चीज़ें भी देखी। और इसके बाद अदर फंक्शन जो इसने परफॉर्म किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ये फैक्ट जो है ना, नेशनल फ्लैग कब एडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हमने कमिटीज़ देखी, 8 मेजर कमिटीज़ हो गया, 13 जैसी माइनर कमिटीज़ है जो कि मेंशन है आपकी बुक में। साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखी हमने। अब ये क्या करेगी ड्राफ्टिंग कमेटी, पूरा ड्राफ्ट करके कब कैसे क्या प्रिपेयर करती है, वो चीज़ें भी हमने डेट के थ्रू देखी है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें देखी हमने। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी का जो सब पार्ट है, इसी का कुछ पोर्शन जो है वो बाकी है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना, क्योंकि टाइम लिमिटेशन जो है ना वो कांस्टेंट है हमारे ऊपर सर। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको, हमें कुछ चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम पूरी हमारी जो लेटेस्ट एडिशन है पॉलिटी की वो कंप्लीट कर सकें। डन। तो इसी के साथ हम पूरा करेंगे इस लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।